हाँ जी भाई, कहाँ तक बात हुई थी लास्ट क्लास में अपनी? हाँ, कैलोरीमेट्री में बेसिक फार्मूले वगैरह देख लिए थे ना अपन ने। चलो सवाल करेंगे अब। एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। Q इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी किसके लिए यूज करते हैं? टेम्परेचर चेंज के लिए। Q इज इक्वल टू एम एल फेज चेंज के लिए। हीट कैपेसिटी क्या होती है? M इंटू एस। ठीक है। वाटर इक्विवेलेंट अगर निकालना है तो एम डब्ल्यू एस डब्ल्यू को किसके बराबर रख देते हैं? एम ऑब्जेक्ट एस ऑब्जेक्ट के बराबर। अगर H इज इक्वल टू एम एस यूज हो रहा है तो Q की वैल्यू अपन H डेल्टा टी भी लिख सकते हैं। फेज डायग्राम जब बनाते हैं, हीटिंग कर्व जब बनाते हैं, तो इसमें सबसे पहले सॉलिड की हीटिंग होती है, फिर सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है, फिर लिक्विड की हीटिंग होती है, लिक्विड की हीटिंग के बाद में गैस में कन्वर्ट होता है और फिर गैस की हीटिंग होती है। यहां पर जो स्लैंट लाइन है उसका जो स्लोप होता है वो किसके बराबर होता है? 1/ms के बराबर। सवाल लिखेंगे फर्स्ट। कैलकुलेट कैलकुलेट हीट रिक्वायर्ड कैलकुलेट हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट calculate heat required to convert 5 gram water 5 gram water at 20 degree Celsius 5 gram water at 20 degree Celsius into steam at 100 degree Celsius। तो इस कर्व को कैसे यूज करते हैं अपन कि भाई जैसे वाटर है तो वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करना है, तो वाटर को पहले तो 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचाओ और उसके बाद में किस में कन्वर्ट करेंगे? स्टीम में। तो इनिशियल टेम्परेचर कितना था इसका? 20 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो पहले तो एम एस डेल्टा टी लगाएंगे और उसके बाद क्या लगाएंगे? एम एल। लगा दो फटाफट, आंसर बताओ। एल का वैल्यू कितना होता है स्टीम वाटर के लिए? 540 कैलोरी पर ग्राम। बिल्कुल। एस का वैल्यू कितना होता है वाटर के लिए? 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। कितना पानी है? 5 ग्राम। तो सबसे पहले तो एम एस डेल्टा टी, उसके बाद में एम एल। सॉल्व करेंगे, ये मिलेगा 400 और ये मिलेगा 0, 5 को 20, 2, 5 पंजे 26, 2, 5 पंजे 25, 2, 27, 0031 113110। ठीक है। यूनिट कैलोरी, है ना। ये हो गया साहब अपने पास एक। आ जाओ, है ना। तो एक बेसिक सवाल ये बन गया। अच्छा, एक पूछा जाए आपसे कि कौन ज्यादा डेंजरस है, बॉइलिंग वाटर 100 डिग्री पे या फिर 100 डिग्री पे स्टीम? स्टीम। क्यों? उसमें हीट क्या है? ज्यादा है, एम एल एक्स्ट्रा हीट रहती है उसमें अवेलेबल। ठीक है। अब दूसरे जो सवाल बनते हैं इसके अंदर वो बनते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी का कन्वर्जन हीट में होता है। किसका? मैकेनिकल कन्वर्जन एनर्जी का कन्वर्जन हीट में। तो एक बार फटाफट बात कर लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ एम बी स्क्वायर। अगर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो mgh। ठीक है। स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है। अब ये जो मैकेनिकल एनर्जी का कन्वर्जन हीट में होता है, मैकेनिकल एनर्जी का कन्वर्जन जो हीट में होता है, इसमें एक बात का अपने को ध्यान रखना है क्या, कि भैया सारा काम एसआई यूनिट्स में करना है। सारा काम किस में करना है? एसआई यूनिट में। इसका मतलब अगर 1 कैलोरी है तो जूल में कितना होगा? 4.2 जूल। अगर अपने पास में 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड में कोई यूनिट आती है कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, तो जूल पर केजी केल्विन में कितना आएगा? 4200 जूल पर केजी केल्विन। और सिमिलरली अगर 1 कैलोरी पर ग्राम अपने पास में कोई यूनिट आती है एल की वैल्यू, तो वो भी कितना होगा? 4200 जूल पर केजी। ठीक है। तो सवाल किस तरह का बनता है एक ट्राई करते हैं अपन। ठीक है, लिखो।
A bullet of mass, a bullet of mass 200 gram, a bullet of mass 200 gram is fired with velocity, is fired with velocity 100 meter per second, 100 meter per second. Fired with velocity 100 meter per second. It hits the target, it hits the target and its temperature rises, and its temperature rises by, fill in the blank, ब्रैकेट में लिखना S bullet is equal to 500 जूल पर kg केल्विन. तो यहां पे क्या होगा कि जब वो टारगेट को हिट करेगी तो उसकी जितनी भी काइनेटिक एनर्जी है वो सब किस में कन्वर्ट हो जाएगी, हीट में. और हीट में टेम्परेचर राइज लिखा हुआ है तो किसके बराबर कर देंगे, ms डेल्टा टी. करिए. इसमें बस एक बात का ध्यान रखना होता है कि सारा काम अपने को कौन सी यूनिट्स में करना है, एसआई यूनिट्स में. क्या लिखेंगे, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी. देखो मास से मास कैंसिल हो गया. एस का वैल्यू ऑलरेडी जूल वाली यूनिट में है तो उसको एज इट इज लिख देंगे 500. डेल्टा टी हमें कैलकुलेट करना है, इज इक्वल टू हाफ इंटू 100 इंटू 100. 2 0 से 2 0, 5 से गया 20 बार. डेल्टा टी कितना आ जाएगा, 10 डिग्री सेल्सियस. ठीक है. काइनेटिक एनर्जी का कन्वर्जन हीट में. A block of ice at 0 degree Celsius falls from height h and melts completely. Find latent heat L in terms of H if 20% heat is lost to surroundings.
एक ब्लॉक ऑफ आइस है 0 डिग्री सेल्सियस पे एच हाइट से गिरता है और कंप्लीटली मेल्ट हो जाता है. फाइंड लेटेंट हीट एल इन टर्म्स ऑफ एच इफ 20% हीट इज लॉस्ट टू सराउंडिंग्स ड्यूरिंग द फॉल. सर जो एनर्जी उसके पास रही होगी इनिशियली कितनी रही होगी mgh, लेकिन उसका 20% लॉस हो गया तो बचा कितना 80%. और उसकी वजह से वो कंप्लीटली क्या हो गई है मेल्ट. तो m से m गया तो बोलिए l का वैल्यू कितना लिखेंगे अपन 80/100 मल्टीप्लाइड बाय g मल्टीप्लाइड बाय h. g से 0 गया, 0 से एक 0 गया, l का वैल्यू कितना आ रहा है 8h. ठीक है. पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चंस हैं ये सारे के सारे. एक में काइनेटिक एनर्जी का कंप्लीट लॉस हो रहा है, एक में पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हो रहा है, और अगले सवाल में काइनेटिक एनर्जी में चेंज आ रहा है. ठीक है. अगला बताइए क्या करेंगे इसमें. काइनेटिक एनर्जी का लॉस इज इक्वल टू हीट गेन. तो काइनेटिक एनर्जी का लॉस कैसे लिखेंगे, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी. क्या लिखा अपन ने, काइनेटिक एनर्जी का लॉस इज इक्वल टू हीट. बोलिए इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, फाइनल काइनेटिक एनर्जी में माइनस 3 v0/5 का होल स्क्वायर, हाफ एम तो कॉमन रहेगा, इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी. मास से गया मास, एस का वैल्यू कितना आएगा 1/2 इंटू 1/डेल्टा टी इंटू ये कितना मिलेगा अपने को v0 स्क्वायर माइनस 9/25 v0 स्क्वायर, दैट इज 16/25 v0 स्क्वायर, 16/25 v0 स्क्वायर. दो से कितनी बार 8 बार. आंसर हो गया 8 v0 स्क्वायर/25 डेल्टा टी. दैट इज द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट. वैल्यूज डाल के आराम से किया जा सकता है अगर कंसेप्ट क्लियर हो जाए अपने को. कंसेप्ट क्या है कि भैया काइनेटिक एनर्जी का लॉस इज इक्वल टू हीट गेन, और वो हीट गेन किसके बराबर कर देंगे एम एस डेल्टा टी के बराबर.
हाँ भाई, अगला बताइए कैसे करेंगे। स्लोप से, स्लोप क्या होता है? 1/ms। तो स्लोप होता है 1/ms। तो अपन बोलेंगे स्लोप ऑफ 1/स्लोप ऑफ 2 इज इक्वल टू, नीचे आएगा ms1 और ऊपर आएगा ms2। अब बताओ स्लोप 2 का कितना है? स्लोप कैसे निकालते हैं? टेन थीटा। थीटा किससे देखना है अपने को? हीट वाली एक्सिस से। तो ये हो जाएगा tan37। और ऊपर वाले का स्लोप 1 कितना आएगा? अगर यहां से 37 है तो यहां से एक्स एक्सिस से कितना है? 53 डिग्री। तो क्या लिख देंगे? tan 53 डिग्री इज इक्वल टू S2/S1। tan 53 बोलो 4/3, tan 37 बोलो 3/4। कितना मिलेगा ये? 16/9। तो यहां से क्या मिला? S1/S2 इज इक्वल टू 9/16। जिसका स्लोप ज्यादा है उसकी स्पेसिफिक हीट कम होगी। कंसेप्ट इज स्लोप इज इक्वल टू 1/ms। अगर स्लोप बढ़ रहा है तो ms की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है। स्लोप इज इक्वल टू 1/ms। जितना ज्यादा स्लोप उतना ही कम हीट कैपेसिटी या फिर स्पेसिफिक हीट। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है पावर बेस्ड क्वेश्चन। अब पावर बेस्ड सवालों का क्या फंडा है कि भैया पावर इनटू डेल्टा टी, ये अपने को क्या दे देती है? एनर्जी। अब वो एनर्जी जो है हीट में भी कन्वर्ट हो सकती है। तो कभी भी आपके पास इलेक्ट्रिकल पावर रिलेटेड सवाल आ जाए तो उसमें फंडा क्या लगाना है? पावर इनटू डेल्टा टी क्या दे देगा हमारे को? हीट। जैसे फॉर एग्जांपल ये बताओ क्या है? वेरी गुड, रेजिस्टेंस है। इस रेजिस्टेंस को मेन सप्लाई से कनेक्ट किया हुआ है अपन ने। मेन सप्लाई है 200 वोल्ट। रेजिस्टेंस की वैल्यू है R इज इक्वल टू 100 ओम। ठीक है। और यहां पे अपन ने रख दिया है एक कंटेनर। कंटेनर में भर दी है आइस। क्या है ये? आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। आइस कितनी है? मान लो 2 kg आइस कर देते हैं। 2 kg आइस मतलब 2 kg आइस मतलब क्या होता है? 2 kg आइस। ठीक है। सवाल क्या है? इंटरेस्टिंग बनेगा। लिखो, फाइंड द टाइम आफ्टर विच, फाइंड द टाइम आफ्टर विच टेम्परेचर ऑफ द कंटेंट, टेम्परेचर ऑफ द कंटेंट of beaker starts to increase. Find the time after which temperature of the content of the beaker starts to rise. अप्रोच बताइए क्या रखेंगे? किस टाइम के बाद में टेम्परेचर राइज करना शुरू करेगा? जब आइस कंप्लीट मेल्ट हो जाएगी तब। मतलब आपको इतनी हीट डेवलप करवानी है कि आइस कंप्लीटली मेल्ट हो जाए। ठीक है। तो कंप्लीट मेल्ट करवाने के लिए हीट देख लो कितनी आएगी। पावर बोलो कितनी रहती है इलेक्ट्रिकल पावर? V² बाई R।
इसको अगर मैं डेल्टा टी से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या ये m इंटू एल के बराबर होना चाहिए? एल का वैल्यू कितना होता है आइस वाटर के लिए? 80 कैलोरी पर ग्राम। लेकिन लेकिन सारा काम एनर्जी रिलेटेड अगर इस तरह का आता है, किस में करना है अपने को? एस आई यूनिट्स में, जूल में, किलो जूल नहीं, जूल में। सारा काम एस आई यूनिट्स में। कर दो सॉल्व, आंसर बताओ। मेन सप्लाई कितनी है? 200 वोल्ट। एसआई यूनिट में मास कितना दे रखा है? 2 किलोग्राम। और एल का वैल्यू कितना लोगे? 80 इंटू 4200, क्योंकि कैलोरी पर ग्राम को जूल पर केजी में कन्वर्ट करोगे तो किससे मल्टीप्लाई करना है? 4200 से। ठीक है। जहां तक हो सके सारा काम किस में करना है अपने को? एसआई यूनिट्स में। ठीक है। 1680 क्या सेकेंड्स? 2 से गया 40 बार। डेल्टा टी आएगा 42 इंटू 40, दैट इज 0816 सेकेंड। ठीक है। नेक्स्ट करिए। अपना सुबह सुबह के स्ट्रगल का सवाल है। कैलकुलेट टाइम इन विच अ 3 किलोवाट गीजर with 40% efficiency will heat 25 liter water by 80 degree Celsius. पानी की डेंसिटी केजी पर लीटर में बोलो। 1 kg/लीटर। 1 kg/लीटर तो 25 लीटर पानी है तो मास कितना होगा? 25 kg। ठीक है।
डेंसिटी ऑफ वाटर 1 kg/लीटर, ये याद रखिएगा। जैसे दूध खरीदते हैं, बोलते हैं भैया 1 किलो दूध दे दो, तो वो 1 लीटर दूध दे देता है, क्योंकि उसको भी पता है दूध और पानी क्या होता है ना। ये याद रखने में हेल्प करेगा आपकी, 1 kg/लीटर। तो पावर इंटू डेल्टा टी, इतनी तो एनर्जी जनरेट करेगा, लेकिन उसमें से मिलेगी कितनी खाली, 40%। और उसकी हेल्प से वो क्या करेगा, टेम्परेचर राइज करेगा। सेवन 1000 सेकेंड, मिनट में कितना होगा, बटे 60। तो पावर तो हो गई 3000। डेल्टा टी हमें कैलकुलेट करना है, इज इक्वल टू 40/100, सॉरी मल्टीप्लाइड बाय 40/100, इज इक्वल टू मास कितना है, 25 kg। और एस की वैल्यू वाटर के लिए कितनी होगी, 4200 मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी। 1 2 1 2 1 2 1 2, 3 से गया, 3 एकम 3, 4 तिया 12, और 4 से गया 20 बार। तो डेल्टा टी आएगा 25 इंटू 20 इंटू 14, 25 इंटू 20 कितना होगा, 25 50, 500 इंटू 14, तो ये हो जाएगा 14 पंजे 70, 7000 सेकेंड। मिनट में अगर करना है तो 7000/60 कितना आएगा लगभग, 116 मिनट के आसपास लमसम। 116 मिनट मतलब लगभग 2 घंटे, लगभग 2 घंटे के नजदीक, है ना। तो ये रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम है कि पानी का टेम्परेचर जो बढ़ता है वो बढ़ता है लगभग 50-60 डिग्री सेल्सियस के आसपास, ठीक है। और गीजर जो 3 किलोवाट वाला गीजर होता है, वो है जो आपका लगभग 2 घंटे के आसपास, 1.5 से 2 घंटे लेता है पानी को गर्म करने में, पूरी तरह से गर्म करने में। उतना गर्म अगर हो गया तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं, चिड़ी स्नान करके आ जाएंगे, हैं? चलिए, एक इसमें है ना, कंटिन्यूअस वाटर फ्लो वाले सवाल भी आते हैं, कंटिन्यूअस वाटर फ्लो गीजर, ठीक है। तो उसका एक सवाल अपन नोट करते हैं। तो कंटिन्यूअस वाटर फ्लो वाले सवाल कैसे होंगे, लिखेंगे अ कंटिन्यूअस फ्लो गीजर, अ कंटिन्यूअस फ्लो गीजर supplies 10 liter water per minute, 10 liter water per minute। अ कंटिन्यूअस क्या है, फ्लो गीजर सप्लाइज 10 liter water per minute with inlet temperature, with inlet temperature 10 degree Celsius and outlet temperature 30 degree Celsius. Inlet temperature 10 degree Celsius and outlet temperature 30 degree Celsius. If efficiency of geyser is, if efficiency of geyser is 50%, 50%, then find its power, then find its power। ठीक है। तो इन कंटिन्यूअस वाटर फ्लो वाले सवालों में जो वाटर का सप्लाई रेट है कितना है, 10 लीटर पर मिनट,
तो वो वाला जो मिनट है उसको आप यूनिट टाइम ले लीजिए। मतलब इसके अंदर जब अपन लिखेंगे पावर इंटू डेल्टा टी, तो ये जो डेल्टा टी है इसकी वैल्यू आप 1 मिनट ले लीजिए। तो अगर इसकी वैल्यू आप 1 मिनट लेंगे तो बताइए मास ऑफ वाटर क्या 10 kg हो जाएगा। तो अपने को जो मास फ्लो रेट है उसमें जो टाइम इंटरवल दे रखा है उसको बेस यूनिट मान लो। ठीक है, तो सवाल आपका जल्दी हो जाएगा। बस बात की यूनिट्स का ध्यान रखना है कि 1 मिनट में कितने सेकंड होता है, 60 सेकंड। करिए ट्राई। पावर इंटू डेल्टा टी इंटू एफिशिएंसी इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। डेल्टा टी कितना है, 20। 0 से 0, 6 से गया 700 बार, 1 0 से 1 0, 5 से गया 2 बार। पावर कितनी आ जाएगी, 7000 मल्टीप्लाइड बाय 4, दैट इज 28 किलोवाट। ठीक है, तो ये इंडस्ट्रियल गीजर होते हैं जो कंटिन्यूसली वाटर फ्लो सप्लाई करते रहते हैं, और उसमें पावर वगैरह का कोई झंझट नहीं होता कि भैया 28 किलोवाट का भी है तब भी ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ऑल राइट, इन सब के बाद में अब अपन आते हैं मुद्दे की बात पे, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री में सिंपल सा फंडा होता है कि जितनी भी हीट लॉस हुई है बाय सिस्टम वन से जितनी भी हीट लॉस हुई है वो सिस्टम 2 द्वारा हीट गेन के बराबर होगी। मतलब एक सिस्टम से हीट लॉस होती है और दूसरे सिस्टम को हीट मिलती है टिल फाइनल टेम्परेचर बिकम्स सेम। फाइनल टेम्परेचर बिकम्स सेम या इक्वल। एक सिस्टम लगातार हीट लॉस करता रहता है और एक सिस्टम लगातार हीट गेन करता रहता है। हीट लॉस किससे होगा, जो हायर टेम्परेचर पर है। लॉस गेन किससे होगा, जो लोअर टेम्परेचर पर है। और ये हीट की प्रॉपर्टी होती है कि वो हमेशा कहां से कहां फ्लो करती है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पे। तो ऐसे में अपन क्या बोलते हैं कि जैसे ही उनका टेम्परेचर अगर बराबर हो गया, जैसे ही अगर उनका टेम्परेचर बराबर हो गया तो उसके बाद में उनमें हीट एक्सचेंज नहीं होगा। और ऐसे में एक ने हीट क्या करा है, लॉस, तो दूसरा उतना ही हीट क्या कर लेगा, गेन। किसी भी तरह का हीट का लॉस यहां पर सराउंडिंग को नहीं होगा, जो भी है सिस्टम के अंदर ही बात हो जाएगी। एक सिस्टम तो हीट लॉस कर रहा है और दूसरा क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। ठीक है, नोट करिए इसको, सवाल करते हैं इसके ऊपर। 2-3 वैरायटी के सवाल बनते हैं इसमें, और जब मैं बोल रहा हूं 2-3 वैरायटी के सवाल तो उसमें अपना नीट, एम्स और जे मेंस एटलीस्ट इनके पीवाईक्यूज कवर्ड हैं। जे मेंस, एम्स और नीट। ठीक है, तो हीट गेन इज इक्वल टू हीट लॉस। कौन बोलता है ये, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। और इसमें याद रखना ये चीज, टिल फाइनल टेम्परेचर बिकम्स इक्वल। ठीक है, लिखिए सवाल। अ कॉपर स्फेयर, a copper sphere is heated to, a copper sphere is heated to 400 degree Celsius, 400 degree Celsius
and placed over a large block of ice. And placed over a large block of ice. Full stop. Full stop क्या? Large block of ice at 0 degree Celsius. Large block of ice at 0 degree Celsius. Full stop. Find the maximum amount of ice that will melt. Find the maximum amount of ice that will melt if S copper equal to S copper equal to 210 जूल पर केजी केल्विन. एस कॉपर इक्वल टू 210 जूल पर केजी केल्विन. तो इसमें कॉपर जो है वो हाई टेम्परेचर पर है, आइस जो है वो लो टेम्परेचर पर है. तो कॉपर से हीट किस में जाएगी? आइस में. उससे कॉपर का टेम्परेचर कम होगा और आइस मेल्ट होगी. अब आइस इनफाइनाइट अमाउंट में अवेलेबल है अपने पास, उसकी कोई लिमिट नहीं है. लार्ज ब्लॉक ऑफ आइस लिखा हुआ है, तो ऐसे में कॉपर का टेम्परेचर कम होते होते 400 से कितने पर आ जाएगा? 0 पे. और जैसे ही 0 पर आएगा, अब वो आइस में हीट ट्रांसफर करना बंद कर देगा. क्यों? क्योंकि हीट ट्रांसफर तब तक ही होगा जब तक हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर अवेलेबल ना हो. जैसे ही फाइनल टेम्परेचर इक्वल हो जाएगा, हीट गेन और हीट लॉस दोनों का ही प्रोसेस रुक जाएगा. ठीक है. तो कॉपर का टेम्परेचर कहां से कहां लेकर आओगे? 400 से 0, और आइस को कर दो मेल्ट एट 0 डिग्री सेल्सियस. यानी कि अपन क्या बोलेंगे? एम एस डेल्टा टी ये है हीट लॉस बाय कॉपर इज इक्वल टू एम एल ये है हीट गेन बाय आइस. बताओ कितने किलो आइस मेल्ट हो रही है? कॉपर का वेट नहीं दिया क्या? लिख लो मास ऑफ कॉपर. मास ऑफ कॉपर 200 ग्राम. 200 ग्राम. करिए. जहां तक हो सके सारा काम किस में करना है? एसआई यूनिट्स में. एल कितना होता है आइस वाटर का? 80. लेकिन यहां पे क्या लिखेंगे? 80 इंटू 4200. कितना आ रहा है? 1/20 kg. और ग्राम में कितना आएगा? 1000/20 दैट इज इक्वल टू 50 ग्राम. ठीक है. सिंपल सिंपल क्वेश्चन. एक ने करा हीट लॉस, दूसरे ने करा हीट गेन. दूसरी वैरायटी के सवाल जो इसमें बनते हैं सेम फेज की मिक्सिंग के बनते हैं कि भैया आपने लिक्विड और लिक्विड को मिक्स किया या सॉलिड और सॉलिड को मिक्स किया, तो उसमें दोनों तरफ एम एस डेल्टा टी आएगा. ठीक है. और उसमें क्या होता है? अपना कंसेप्ट ये बनता है कि मान लीजिए आपने M1 लिया S1 के साथ टेम्परेचर T1, फिर M2 लिया S2 के साथ टेम्परेचर T2.
इन दोनों को किया मिक्स, इन दोनों को क्या किया, मिक्स, और मिक्स करके अब जो बना टोटल M1 और M2 का मिक्सचर, उसका साफ फाइनल टेम्परेचर क्या होगा, ये अपने को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इस टेम्परेचर कैलकुलेशन के दो तरीके हैं। मेथड वन, जो कि सही मेथड है और फिजिक्स की दुनिया में तो बोलते हैं भैया ये यूज करो तो बेहतर है। ठीक है, लेकिन मेथड टू नीट फिजिक्स में काम का हो सकता है। नीट फिजिक्स एक अलग फिजिक्स होती है जिसमें शॉर्टकट्स वगैरह काम के हो जाते हैं अपने। ठीक है, तो मेथड वन तो पहले सही मेथड सीख लेते हैं ताकि वैरायटी कुछ चेंजेस वगैरह हो तो अपने को पता रहे। मान लो T1 टी ग्रेटर देन T2 है, तो अपन बोलेंगे फाइनल टेम्परेचर जो होगा वो T1 से तो होगा छोटा, क्योंकि T1 का टेम्परेचर ज्यादा है तो वो हीट लॉस कर रहा है, हीट लॉस कर रहा है तो उसका टेम्परेचर गिरेगा। तो भाई वो जो हीट लॉस करेगा वो हो जाएगा M1S1 T1 माइनस टी, और जो हीट गेन करेगा दूसरा वो क्या हो जाएगा, M2S2 T माइनस T2। क्यों, क्योंकि हीट गेन कर रहा है तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। तो ये तो है बेसिक तरीका कि भाई साहब आप इस तरह से लिखिए। ठीक है, और मेथड टू है इसका रिजल्ट। मेथड टू क्या है, T इज इक्वल टू M1S1 T1 प्लस M2S2 T2 डिवाइड बाय M1S1 प्लस M2S2। दूसरा क्या है इसका रिजल्ट, डायरेक्टली अगर अपने को ये निकालना हो कि भैया मिक्सचर का टेम्परेचर क्या रहेगा, लेकिन इसमें कंडीशन क्या है, दोनों का फेस क्या रहना चाहिए, सेम। इसमें नो फेस चेंज की कंडीशन में आता है, नो फेस चेंज। तो इसको नोट करिए, इस पे बेस्ड अपन सवाल करते हैं। बताइए भाई।
लिक्विड 1 है, लिक्विड 2 है, दोनों को मिक्स किया तो फाइनल टेम्परेचर क्या होगा? लगी सिर्फ वहां पर है जो दिखाई दे रहा है, या फिर और भारी काम हो चुका है कुछ? हाथ पैरों में लगा के बैठे हुए हो? क्या एक्सीडेंट हो गया था भारी वाला? कैसे हुआ था? हैं? स्कूटर या बाइक? बाइक। मतलब बाइक से फिसले तो ठीक है, स्कूटर से फिसले तो फिर मैं मजे ले लेता तुम्हारे। बताओ भैया, टी फाइनल कितना होगा? लिक्विड 1 और लिक्विड 2 को मिक्स करेंगे तो क्या करोगे? M1S1T1 प्लस M2S2T2 कितना आएगा? 10 MST डिवाइड बाय M1S1 प्लस M2S2 कितना आ जाएगा आंसर? 11/3T। MS से MS क्या हो जाएगा सब जगह? कैंसिल। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है कि ए बी और सी, तीन अलग अलग कंटेनर कुछ तो रखा हुआ है उनमें मटेरियल। जब ए और बी को मिक्स करते हैं तो फाइनल टेम्परेचर मिलता है 25 डिग्री सेल्सियस। जब बी और सी को मिक्स करते हैं तो फाइनल टेम्परेचर कितना मिलता है? 60 डिग्री सेल्सियस। तो जब ए और सी को मिक्स करेंगे तो फाइनल टेम्परेचर क्या मिलेगा? ठीक है, तो पहले इसको सॉल्व करके S1 S2 का रेशो देखो, फिर इसको सॉल्व करके S2 और S3 का रेशो देखो, और फिर इसको यूज करो A+C के अंदर, और इसमें बेसिक तरीके से चलोगे तो जल्दी आंसर आएगा। ठीक है, ये जो रिजल्ट है ये कब यूज करने का फायदा होता है? जब फाइनल टेम्परेचर कैलकुलेट करना। ये कब यूज करना होता है? जब फाइनल टेम्परेचर निकालना। फाइनल टेम्परेचर कैलकुलेट करने के अलावा कुछ भी काम करना हो तो आप बेसिक पे चलिए। हीट गेन इज इक्वल टू हीट लॉस। करिए एक बार, पहले ए और बी के लिए करिए। ए तो करेगा हीट गेन और बी करेगा हीट लॉस। कैसे निकाला, मैं कैसे पता किया ये चीज अपन ने? टेम्परेचर 20 से कितना जा रहा है? 25, और इसमें 40 से कितना आ रहा है? 25, है ना? तो बी तो लॉस कर रहा है और ए क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। कल लगाओ MS डेल्टा टी इज इक्वल टू MS डेल्टा टी। यहाँ से S1 की वैल्यू कितनी मिल रही है? 3S2। S1 की वैल्यू कितनी मिल रही है? 3S2। अब ऐसे ही अगला काम आप करिए बी और सी के बीच में। बी के लिए क्या करेंगे? MS2। अब डेल्टा टी 60 तक पहुंचाना है, तो 40 से कितना गया? 60, कितना हो गया? 20, इज इक्वल टू MS3।
यहां पे 80 से कितना आया 60, वापस कितना डिफरेंस आया 20, 20 से 20 गया, मतलब S2 की वैल्यू किसके बराबर है S3 के बराबर। अब क्या निकालना है अपने को फाइनल टेम्परेचर, तो T फाइनल लिखिए A और C को मिक्स करने में, MS1 इनिशियल टेम्परेचर कितना है 20 प्लस MS3 इनिशियल टेम्परेचर कितना है 80 डिवाइड बाय MS1 प्लस MS3। तो पहले तो मास से मास को कैंसिल कर दो सब जगह, S1 और S3 दोनों को S2 की टर्म्स में लिख दो, 3S2 मल्टीप्लाइड बाई 20 प्लस S3 की वैल्यू किसके बराबर है S2 मल्टीप्लाइड बाई 80 डिवाइड बाय S1 की वैल्यू 3S2 प्लस S3 की वैल्यू S2, तो कितना हो गया 60S2 प्लस 80S2 डिवाइड बाय 4S2, तो ये हो गया 140/4, मतलब 70/2, मतलब आंसर कितना 35 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, कैलकुलेशन पार्ट रहेगा इसमें नो डाउट, ठीक है, लेकिन ऐसे सवाल इस साल भी पूछे गए थे, जैसे इलेक्ट्रोस्टैट्स का सवाल आया था, ए को बी से टच कराएंगे तो बी पर चार्ज इतना, ए पर चार्ज इतना, फिर ए को सी से टच कराया तो सी पे चार्ज इतना, ए पे चार्ज इतना, फिर ए को डी से टच कराया तो भैया इस दोनों पे चार्ज, अब बी और सी को आपस में टच कराएंगे तो फाइनल चार्ज कितना रहेगा। प्रोसेस लंबा था लेकिन कैलकुलेशन आसान थी, ठीक है। बेसिक तरीका पता होना चाहिए, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री क्या कहता है, हीट लॉस इज इक्वल टू हीट गेन, ठीक है। हाँ, अगर फाइनल टेम्परेचर कैलकुलेट करना है और S1 S2 S3 वगैरह की वैल्यूज पता है तो आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं M1 S1 T1 प्लस M2 S2 T2 डिवाइड बाय M1 S1 प्लस M2 S2। और ये वाला जो प्रोसेस है, ये वाला जो प्रोसेस है, ये दो से ज्यादा लिक्विड की मिक्सिंग पे भी लगा सकते हो आप, M1 S1 T1 प्लस M2 S2 T2 प्लस M3 S3 T3 डिवाइड बाय M1 S1 प्लस M2 S2 प्लस M3 S3, ठीक है। चलिए जी, नेक्स्ट आता है फेज चेंज रिलेटेड सवाल, मतलब फेजेस का मिक्सचर, फेज मिक्सचर। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे 10 ग्राम आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस, इसको मिक्स किया अपन ने 40 ग्राम वाटर एट 80 डिग्री सेल्सियस के साथ, और अपने को पूछा कि ये बताइए कि फाइनल टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर क्या रहेगा, फाइनल टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर क्या रहेगा। तो इसमें सबसे पहले ये बताओ कि हीट लॉस कौन करेगा, वाटर, क्योंकि उसका टेम्परेचर ज्यादा है, और हीट गेन कौन करेगा आइस। आइस का टेम्परेचर अभी कितना है -10, तो ये जब हीट गेन करेगा तो क्या सीधे वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा या पहले इसका टेम्परेचर 0 तक पहुंचेगा, पहले टेम्परेचर 0 तक पहुंचेगा। क्यों 0 तक पहुंचेगा, क्योंकि मेल्टिंग करने के लिए इसको 0 पे आना जरूरी है। तो भाई अगर इसको 0 डिग्री तक आना है, 0 डिग्री सेल्सियस आइस तक आना है इसको, तो बताइए कितनी हीट की रिक्वायरमेंट होगी। एम एस आइस कितना होता है 1/2, कितना होता है 1/2, कैलोरी वाली यूनिट में बात चल रही है। और डेल्टा टी कितना आएगा 0 डिग्री तक आने के लिए 10, कितना कैलोरी लगा 50, तो भैया इसको 50 कैलोरी हीट लगेगी। चेक करो कि अगर वाटर 0 डिग्री पर आता, वाटर अगर 0 डिग्री पर आता तो कितनी हीट दे पाता है ये, 40 ग्राम वाटर अगर 0 डिग्री पर आता तो M इंटू एस इंटू डेल्टा टी, कितना 3200 कैलोरी। भाई ये तो बहुत ज्यादा है अपने पास अवेलेबल, मतलब आइस जो है पहले अपना टेम्परेचर बढ़ाएगा और अपने को मिलेगा 10 ग्राम आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। वापस देख लेते हैं एक और बार,
वाटर टेम्परेचर लूज करेगा और टेम्परेचर लूज करते करते मान लो 0 डिग्री तक आ गया, तो इसको कितनी हीट देनी पड़ेगी? इसको 3200 कैलोरी हीट तो लॉस करेगा। अब उस लॉस वाली हीट को गेन कौन करेगा? अपना आइस। अब आइस पहले तो अपना टेम्परेचर बढ़ाएगा, टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कितनी सी हीट लगी? उसको 50 कैलोरी। अवेलेबल कितनी है? 3200। तो चलो एक काम करते हैं, आइस को पूरी तरह से मेल्ट करते हैं। अगर आइस मेल्ट होगी तो 10 ग्राम वाटर मिलेगा एट 0 डिग्री सेल्सियस, और अपने को हीट जो इसको रिक्वायर्ड होगी वो होगी 10 × 80। ये ml से आ गया अपने पास। कितना आ गया? 800 कैलोरी। अवेलेबल कितना है? 3200 कैलोरी। अवेलेबल कितना है? 3200 कैलोरी। उनमें से यूज कितना हुआ? 800 और 50 कितना हो गया? 850 कैलोरी। तो अब सिस्टम में क्या है? 10 ग्राम वाटर है 0 डिग्री पे जो आइस से बना, 40 ग्राम वाटर है 0 डिग्री पे जो कि वाटर ठंडा होके बना। उनमें से 3200 कैलोरी तो इसने रिलीज करी, और उसने कितनी यूज कर ली उसमें से? 850। अब क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ेगा, लेकिन टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो खाली इसका थोड़ी ना बढ़ेगा, टोटल का टेम्परेचर बढ़ेगा। तो देखिए हीट कितनी अवेलेबल है अपने पास? 3200 माइनस 850, कितना हुआ ये? 2350। इतनी कैलोरी हीट अवेलेबल है। और अब जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो खाली 10 ग्राम वाटर का नहीं बढ़ेगा, साथ में 50 ग्राम वाटर का भी बढ़ेगा। बोलो यस और नो? क्योंकि ये दोनों अलग अलग थोड़ी ना है तो दोनों एक ही सिस्टम में है, तो दोनों एक ही सिस्टम में। तो बताइए अब सिस्टम में क्या है अपने पास? 50 ग्राम वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, और उसमें कितनी हीट डालनी है अपने को? 2350 कैलोरी हीट। तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, मान लो डेल्टा टी हो गया फाइनल टेम्परेचर। तो अपन लिखेंगे 2350 इज इक्वल टू एम इंटू एस इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी कितना आएगा? टी माइनस 0। तो देखो 0 से 0 गया, 5 से कितनी बार जा रहा है? 5 चौक 20 और 5 सत्ते 35। तो यानी टी फाइनल कितना आ गया? 47 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, एक और बार समझ लो। मिक्सिंग ऑफ फेजेस में हाई टेम्परेचर से तो हीट लॉस होगी, और लो टेम्परेचर वाला क्या करेगा? हीट गेन करेगा। लॉस करेगा तो आप तो बिंदास बेझिझक 80 से ले आओ 0 पे। 80 से लोअर कितना ले आओ? 0 पे। 0 पर लेकर आओगे तो टोटल कितनी हीट रिलीज होगी? 3200 कैलोरी। रख दो साइड में। अब इसका टेम्परेचर बढ़ाओ। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो पहले इसने कितनी हीट ली? 50 कैलोरी। अवेलेबल कितनी थी? 3200। फिर इसने 0 डिग्री से पूरी की पूरी आइस आइस किस में कन्वर्ट हो गया? वाटर में। तो वाटर में कन्वर्ट हो गया तो और कितनी हीट ली इसने? 800 कैलोरी। 800 और 50 कैलोरी, 850 कैलोरी हो गया। अवेलेबल कितनी थी? 3200। ये तो बहुत ज्यादा है अभी भी अवेलेबल। तो अब और टेम्परेचर बढ़ाओ, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाते वक्त खाली इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, साथ में 40 ग्राम वाटर का भी टेम्परेचर बढ़ेगा। टोटल कितना टेम्परेचर बढ़ेगा? 50 ग्राम वाटर का 0 डिग्री सेल्सियस पर है, और कैलोरी कितनी अवेलेबल है? 2350। तो अपन ने बोल दिया कि हीट इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। ठीक, नोट करो। जो हायर टेम्परेचर पर है उससे हीट रिलीज होगी, और गेन कौन करेगा? जो लोअर टेम्परेचर पर।
अगला ट्राई करिए नोट करके, और ये बताओ कि फाइनल टेम्परेचर क्या होगा। बिल्कुल। 10 ग्राम वाटर को 40 से कितने पे लाएंगे? 0 डिग्री सेल्सियस पे। 10 ग्राम वाटर को, तो वो हीट कितनी रिलीज करेगा? 10 × 1 × 40, कितनी हीट रिलीज करी? 400 कैलोरी। अब अगर 10 ग्राम आइस को वाटर में कन्वर्ट करते हैं अपन एट 0 डिग्री सेल्सियस, तो 10 ग्राम वाटर को 10 ग्राम आइस को लगेगा 10 × 80 मतलब 800 कैलोरी। लाएगा कहां से वो 800 कैलोरी? 800 कैलोरी तो आ ही नहीं सकती है। तो इसका मतलब इसका कंप्लीट कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि हीट लॉस करने वाला तो ये बैठा हुआ, और ये क्या कर रहा है? हीट गेन। तो हीट गेन उतनी ही तो करेगा जितना ये हीट लॉस कर पाएगा। तो मान लीजिए m ग्राम वाटर बनता है एट 0 डिग्री सेल्सियस, तो इसको हीट की रिक्वायरमेंट कितनी लगेगी? m × 80, और वो आएगी कहां से? वाटर से। तो m का वैल्यू कितना हो गया? 0 से 0, 8×5 = 40, मतलब कितना ग्राम आएगा? 5 ग्राम। तो मतलब 5 ग्राम तो आपका आइस किस में कन्वर्ट होगा? वाटर में। और फाइनल टेम्परेचर कितना हो जाएगा? 0 डिग्री सेल्सियस। क्योंकि सारा काम अब यहां पे किस पे चल रहा है? 0 डिग्री सेल्सियस पर। ये भी 0 डिग्री सेल्सियस और ये भी 0 डिग्री सेल्सियस। वापस समझिए एक और बार। हमने वाटर का कन्वर्जन तो कंप्लीट कर लिया, देखो यहां पे भी वाटर का कन्वर्जन कंप्लीट कर लिया था। जो हाई टेम्परेचर पर है उससे हीट निकाल लो पहले तो पूरी की पूरी। अब हीट निकालने के बाद चेक करो कि यार दूसरे के लिए सफिशिएंट है या नहीं है। जैसे यहां पर सफिशिएंट क्या थी? इतनी ज्यादा थी कि भैया फाइनल टेम्परेचर और 0 से ऊपर जा रहा था। लेकिन यहां पर अगर कंप्लीट कन्वर्जन करता तो रिक्वायर्ड हीट होती अपने पास में 10 × 80 यानी कि 800 कैलोरी। लेकिन अवेलेबल कितनी है अपने पास में? खाली 400 कैलोरी। मतलब कंप्लीट कन्वर्जन नहीं होगा, और कंप्लीट कन्वर्जन नहीं होगा तो देख लो यार कितना कन्वर्ट हो रहा है। लगा दो m × L = जो भी हीट अवेलेबल है। तो मास कितना आया इसका जो वाटर में कन्वर्ट गया? 5 ग्राम। और बचा हुआ आइस कितना बचेगा? 10 में से 5 ग्राम तो आइस में चला गया, तो आइस कितना बचा? 5 ग्राम। और ये फाइनल टेम्परेचर कितना रहेगा? 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, नोट करिए इसको। अगला सवाल करते हैं, स्टीम और वाटर का कर लेते हैं एक सवाल। Steam at 100 degrees Celsius is passed over 50 gram water at 30 degrees Celsius. In a calorimeter of water equivalent 10 gram. When final temperature rises to 80 degrees Celsius, find total mass of water in calorimeter. What is a calorimeter? होता क्या है? दिखता कैसा है? कुछ नहीं दिखता है, बॉटल जैसे रखी है ना ये, दिस इज अ कैलोरीमीटर। ठीक है, बस इसमें क्या करते हैं? इंसुलेशन कर देते हैं, मतलब आसपास थर्माकोल और स्पंज और भूसा इन सब की लेयर लगा देते हैं ताकि सराउंडिंग से कोई हीट लॉस ना हो।
तो ऐसे में जो भी हीट एक सिस्टम लूज करेगा वो अंदर का ही सिस्टम हीट क्या कर लेगा, गेन। तो बाहर से हीट आ नहीं सकती है और अंदर से हीट बाहर नहीं जा सकती है, तो इसलिए अपन बोलते हैं हीट लॉस इज इक्वल टू हीट गेन। तो दिस इज अ कैलोरीमीटर, एनी ऑब्जेक्ट कैन बी अ कैलोरीमीटर। केमिस्ट्री में आप शायद अलग अलग कैलोरीमीटर और पढ़ते हैं, बॉम्ब कैलोरीमीटर वगैरह, इन सब का बात होती है, याद है थोड़ा बहुत, थर्मोकेमिस्ट्री, है ना। क्या होता है बॉम्ब कैलोरीमीटर, बट होता क्या है? बॉम्ब कैलोरीमीटर में क्या करते हैं, जैसे चिप्स लिया आपने, है ना, खाने का चिप्स, अब चिप्स का पैकेट रहता है, उसके ऊपर कैलोरी वैल्यू लिखी रहती है, एनर्जी वैल्यू। तो वो कैसे पता करते हैं, एक चिप्स लेते हैं, है ना, चिप्स का एक वो लिया, 100 ग्राम चिप्स ले लिया, उसको है ना बर्न करते हैं, क्या करते हैं, बर्न। अब बर्न करने से उसमें से एनर्जी रिलीज होगी, अब एनर्जी रिलीज होगी तो एक थर्मामीटर लगा रहता है, वो थर्मामीटर से मेजर कर लेते हैं कि भाई साहब कितना टेम्परेचर राइज हुआ, और एम एस डेल्टा टी लगा के उसमें क्या यूज कर लेते हैं, क्यू इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी, तो बन जाता है आपका बॉम्ब कैलोरीमीटर। तो डेल्टा टी मेजर कर लेते हैं, मास पहले से पता होता है, एस का वैल्यू एक लमसम आइडिया रहता है पहले से अलग अलग एक्सपेरिमेंट, तो वहां से आपको क्या मिल जाती है, उसकी कैलोरी वैल्यू। ठीक है, चलिए, तो ये सवाल है जेई में भी पूछा जा चुका है, नीट में भी पूछा जा चुका है, इस तरह का सवाल, इस पैटर्न का सवाल, क्या कि 100 डिग्री सेल्सियस पर स्टीम है, उसे पास किया किस पे से, एक कैलोरीमीटर में कंटेंट वाटर में से, वाटर और कैलोरीमीटर दोनों का इनिशियल टेम्परेचर कितना है, 30। अब बोला कि भैया तब तक पास करा जब तक फाइनल टेम्परेचर कितना ना हो जाए, 80 डिग्री सेल्सियस। तो बोला कि बताओ टोटल मास ऑफ वाटर कैलोरीमीटर में क्या होगा, तो इसमें टोटल मास ऑफ वाटर जो कैलोरीमीटर में होगा उसमें 50 ग्राम तो ये हुआ, और साथ ही साथ जो स्टीम कंडेंस हुई है उसका भी तो पानी का मास आएगा। तो जो टोटल मास है यहां पर, वो टोटल मास किसके कारण होगा, एक तो जो पहले से वाटर था, ओल्ड वाटर जो था, और साथ में जो मास ऑफ स्टीम वाटर में कंडेंस हुआ है वो भी अपना आएगा। मतलब इन दोनों को जोड़ के अपने को क्या लिखना है, आंसर। अब इसमें जो थॉट प्रोसेस हमारे को ध्यान में रखना है वो क्या होता है कि भैया देखो ऐसी बात है कि कैलोरीमीटर और वाटर, इन दोनों का तो अपने को पता है कि पहले से मास कितना कितना है, इसका वाटर इक्विवेलेंट कितना है, 10 ग्राम, और वाटर पहले से कितना है, 50 ग्राम। इनका इनिशियल टेम्परेचर भी पता है 30, और फाइनल टेम्परेचर भी पता है 80। तो इनके लिए तो लगा देते हैं अपन हीट गेन। बोलो हीट गेन कितना लिखा जाएगा, एम एस डेल्टा टी तो वाटर के लिए 50 इंटू 1 इंटू कितना, 30 से 80, बोलो 50, प्लस कैलोरीमीटर का वाटर इक्विवेलेंट कितना है, 10, तो 10 इंटू 1 इंटू इसके लिए भी क्या लिख देंगे, 50। बोलो हीट गेन कितना आएगा, 2500 प्लस 500, बोलिए कितनी हीट गेन हुई, 3000 कैलोरी। अब जो हीट लॉस हुई है वो किसने करी है, स्टीम ने। स्टीम कैसे हीट लॉस करेगा, एक तो कंडेंसेशन से। कंडेंसेशन जब होगा बच्चों तो अपन लगाएंगे ml, लेकिन कंडेंसेशन किस टेम्परेचर पे होता है, बॉइलिंग किस टेम्परेचर पे होती है, तो कंडेंसेशन भी किस पे होगा, 100। अब 100 से फाइनल टेम्परेचर कितना करना है, 80, तो यहां पे ml प्लस ms डेल्टा टी लगेगा। ये तो हुआ कंडेंसेशन के लिए, और ये हुआ टेम्परेचर डाउन करने के लिए। तो ये हो जाएगा हीट लॉस में, मास मान लो m ग्राम स्टीम है, मान लो m ग्राम स्टीम कंडेंस हुई है, तो m ग्राम स्टीम अगर लेके चलोगे तो m इंटू 540 तो इसका, फिर m इंटू 1 इंटू टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से कहां तक पहुंचना है, 80 डिग्री सेल्सियस तक, तो m इंटू 20, तो बोलिए कितना हो जाएगा, m इंटू 560। अब लगाएंगे प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमीटर। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री क्या कहता है, हीट गेन इज इक्वल टू हीट लॉस, तो हीट लॉस को कर दो हीट गेन के बराबर, ये हो गया m इंटू 540 560 इज इक्वल टू सामने कितना आएगा, 3000। तो बोलिए m का वैल्यू कितना आ गया, 3000 बटे 560। लेकिन अपना जो बच्चों फाइनल आंसर रहेगा उसमें 50 ग्राम पानी पहले से भी था, 50 ग्राम तो यहां से आया और कंडेंस होके कितना आया,
3000 बाई 560। बोलो बात समझ में आ रही है? इंपॉर्टेंट सवाल बनता है ये कैलोरीमेट्री का, 2-3 बार अलग अलग तरीके से पूछ चुके हैं। एक में तो सिंपल पूछ लिया था, बताओ कितना मास ऑफ स्टीम कंडेंस हुआ, और एक बार पूछ लिया कि भाई साहब ये बताओ कि टोटल वाटर इन दी एंड कितना बचेगा। बात समझ में आ रही है क्या? तो टोटल वाटर जो बचेगा उसमें टोटल वाटर में एक तो पुराना पानी रहेगा वो अलग, और साथ में जो स्टीम वाटर में कन्वर्ट हुआ वो अलग। एक वैरायटी जो इसकी पूछी थी उसमें कैलोरीमीटर का नाम ही नहीं ले रखा था, तो कैलोरीमीटर का नाम नहीं ले रखा तो आपने ये जो कैलोरीमीटर के लिए ऐड करा है, ये वाली टर्म किसके लिए ऐड करी अपन ने? कैलोरीमीटर के लिए। वो वाली टर्म ऐड करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर इसने बोल दिया कि कैलोरीमीटर का वाटर इक्विवेलेंट है, तो ये वाली टर्म अपन ने किसके लिए लिखी है? कैलोरीमीटर के लिए, क्योंकि उसका टेम्परेचर भी 30 डिग्री सेल्सियस से, बोलो कितना जा रहा है? 80 डिग्री सेल्सियस। और ml के साथ में अपन ने जो ms डेल्टा टी लगाया है, किस लिए लगाया है? क्योंकि स्टीम भी 100 डिग्री सेल्सियस से कितनी पर जाएगी? 80 डिग्री सेल्सियस। बोलो बात समझ में आ रही है? अरे हाँ या ना? तो छापो फिर। दो 2016 में सवाल पूछा गया था, एक ऐसा मटेरियल है जिसकी हीट कैपेसिटी टेम्परेचर बढ़ने के साथ बढ़ती है। ठीक है, बॉडी 1 0 डिग्री पर है और बॉडी 2 100 डिग्री पर है। दोनों को सेम मास ऑफ गिवन मटेरियल से बनाया गया है। अगर कांटेक्ट में रखेंगे तो फाइनल टेम्परेचर क्या होगा? अगर कांटेक्ट में रखेंगे तो फाइनल टेम्परेचर क्या होगा? क्यों? नहीं, हॉट और कोल्ड में तो फाइनल टेम्परेचर तो ऐसे थोड़ी ना बोल सकते कि डायरेक्टली ज्यादा हो जाएगा एस की वैल्यू से। देखो बच्चों, एक सीधी सी बात है, जितनी ज्यादा हीट कैपेसिटी होगी, अब यहां पे आपको ये कंसेप्ट एक बार वापस से रिवाइज कर लेते हैं कि हीट कैपेसिटी एक्चुअली होती क्या है। एक तो फॉर्मूला हो गया m/s, लेकिन उसके बजाय अगर हीट कैपेसिटी के बेसिक्स पर जाओ तो हीट कैपेसिटी होती है अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड फॉर गिवन टेम्परेचर चेंज। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड फॉर गिवन टेम्परेचर चेंज।
अब देखो गिवन टेम्परेचर चेंज के लिए अपन बोल रहे हैं कि हीट कैपेसिटी ज्यादा है तो हीट का रिक्वायरमेंट भी ज्यादा है। अच्छा मैं ऐसा भी बोल सकता हूं Q इज इक्वल टू एच डेल्टा टी, Q इज इक्वल टू एच डेल्टा टी। अब जब दोनों को कांटेक्ट में रखा है तो एक तो करेगा हीट का लॉस और एक करेगा हीट का गेन। अच्छा गेन कौन करेगा, 1 या 2? हीट का गेन कौन करेगा, जो लोअर टेम्परेचर पर है उसका हीट का होगा गेन, तो डेल्टा T1। और जो लॉस करेगा वो होगा H2 डेल्टा T2। मतलब मैं बोल सकता हूं कि H डेल्टा T की वैल्यू कांस्टेंट रहने वाली है। अब बताओ जिसकी हीट कैपेसिटी ज्यादा है उसका टेम्परेचर चेंज क्या हो जाएगा, कम। जिसकी हीट कैपेसिटी ज्यादा है उसका टेम्परेचर चेंज क्या हो जाएगा, कम। और हीट कैपेसिटी किसकी ज्यादा है, बॉडी 2 की। क्यों, क्योंकि हीट कैपेसिटी इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। तो जिसकी हीट कैपेसिटी ज्यादा है उसमें टेम्परेचर का चेंज कम आएगा, यस और नो। तो एक तो है 0 डिग्री पर और एक है 100 डिग्री पर। टेम्परेचर का चेंज 100 डिग्री वाले में कम आएगा और 0 डिग्री वाले में ज्यादा आएगा। मतलब जो फाइनल टेम्परेचर रहेगा वो 100 डिग्री के पास रहेगा। बोलो यस और नो। तो आंसर क्या हो जाएगा कि ये 50 डिग्री से क्या रहेगा, ज्यादा। जितनी ज्यादा हीट कैपेसिटी होती है टेम्परेचर का चेंज उतना ही कम होता है। इसका एग्जाम्पल है, एक प्राइम एग्जाम्पल एनसीईआरटी में कन्वेक्शन में दे रखा है। क्या, आपकी जो विंड्स होती है उनको बोलते हैं लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज। क्या बोलते हैं, लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज। तो लैंड ब्रीज और सी ब्रीज का फंडा क्या होता है ये समझिए। जो समंदर के किनारे के एरियाज हैं, कोटा तो बहुत दूर है समंदर के एरिया से, लेकिन जो समंदर के एरियाज के पास हैं उन जगहों पर क्या होता है कि ये तो है आपका सी। क्या है ये आपका सी। सी में क्या है, वाटर। और दूसरी तरफ है यहां पर लैंड। यहां पर क्या है पूरे पे, लैंड। अब वाटर की जो हीट कैपेसिटी होती है ये ज्यादा होती है एज कंपेयर टू लैंड। H1 इज ग्रेटर देन H2, यानी H वाटर इज ग्रेटर देन H लैंड। तो जब गर्मी में दोपहर तपती है तो होता क्या है, हीट तो दोनों को बराबर मिल रही है, लेकिन हीट कैपेसिटी ज्यादा होने के कारण इसका टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ता है और लैंड की हीट कैपेसिटी कम होने के कारण इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए ये तो होता है हॉट और ये हो जाता है लो, और ऐसे में कन्वेक्शन करंट फ्लो होते हैं फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, कन्वेक्शन करंट। एक्चुअली ऐसा नहीं होता है, कन्वेक्शन करंट उल्टा फ्लो होता है। क्यों, क्योंकि हाई टेम्परेचर होने की वजह से जो गर्म हवा होती है वो किधर उठती है, ऊपर। तो यहां पे क्या क्रिएट होता है, वैक्यूम। और वैक्यूम की जगह लेने के लिए सी से कैसी ठंडी आती है, कैसी हवा आती है, ठंडी हवा। कहां से, सी से। तो इसको बोलते हैं सी ब्रीज। क्या बोलते हैं, सी ब्रीज। ठीक है। ऐसे ही होता है लैंड ब्रीज। लैंड ब्रीज में क्या होता है, अब हो गई रात, रात हुई तो रेडिएशन से हीट लॉस हुआ। अब दोनों ने बराबर हीट लॉस करा, लेकिन हीट कैपेसिटी क्योंकि वाटर की ज्यादा होती है तो उसका टेम्परेचर थोड़ा कम होता है, जबकि लैंड का टेम्परेचर तेजी से कम हो जाता है। तो लैंड हो जाता है ठंडा और सी रहता है गर्म। गर्म हवा किधर उठेगी, ऊपर। तो क्या क्रिएट हो जाएगा, वैक्यूम। तो लैंड से ठंडी हवा किसकी तरफ आएगी, सी की तरफ। तो इसको बोल देते हैं लैंड ब्रीज। एक होती है सी ब्रीज, एक होती है लैंड ब्रीज। फंडा क्या है कि पानी का टेम्परेचर इजीली चेंज नहीं होगा। वाटर इज ऑल्सो यूज्ड एज अ कूलेंट। क्यों, क्योंकि उसकी स्पेसिफिक हीट या फिर हीट कैपेसिटी मेटल्स के मुकाबले इन जनरल क्या होती है, ज्यादा। ठीक है। तो यहां पे आपका कैलोरीमेट्री अपना फिनिश होता है। इसके बाद में अब अगली क्लास में अपन बात करेंगे एक तो आपके थर्मल एक्सपेंशन की, ठीक है, और साथ में बात करेंगे कंडक्शंस की। ठीक है। फेज डायग्राम एक मुझे शुरुआत में बता देना कि सर वैसे तो मैंने बता दिया था आपको फेज डायग्राम का सिग्निफिकेंस, लेकिन थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे। तो अगली हेडिंग डाल के रख लो पहले से, फेज डायग्राम।
और मीनवाइल आप सवाल अटेम्प्ट करना शुरू कर सकते हैं, है ना, अपने मॉड्यूल जो आपको मिला है उससे। ठीक है,